नमस्कार। द नागरिक में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम 7 दिन 7 पत्रकार। इस कार्यक्रम में हर दिन हम किसी एक विशेष पत्रकार को बुलाते हैं और किसी विशेष मुद्दों पर बात करते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से है प्रशांत टंडन जी। हम पहले उनसे मिलवाते हैं आपको। प्रशांत भाई नमस्कार। प्रशांत जी के बारे में क्या परिचय देना, आप सब जानते हैं। डिजिटल मीडिया हो या जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ये इसके बड़े चर्चित और बड़े स्थापित नामों में से एक है। कई चैनल को शुरुआत करने में इनका योगदान रहा है, संपादक रहे हैं उसके, और जो ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन है उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। तो मीडिया को लेकर के हमने बात की थी पिछले 12 जुलाई को यानी बुधवार को। उसका एक दूसरा भाग, उस पे हमने एक ओवरऑल बात की थी कि मीडिया की जिम्मेदारी क्या है। तो प्रशांत भाई ने उस समय उसी प्रोग्राम में वादा भी किया था कि इसके और भी भाग किए जा सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं मीडिया के एथिक्स को लेकर के। क्या मीडिया किसी नीति पर चलती है या मीडिया बस उसको सनसनी फैलाना या पता नहीं जो मन करे वो कर देना है? क्या मीडिया के साथ ऐसी बात है? और अगर ऐसा होता है तो क्या मीडिया पे नियंत्रण रखने वाला कोई है या नहीं है? इन सब बातों को लेकर के बात करेंगे। तो प्रशांत भाई, सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि आज जिस तरह से मीडिया का स्वरूप जो दिख रहा है, वो सोशल मीडिया की वजह से हो या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो माहौल है, और जिस तरह से दिख रहा है प्रिंट मीडिया भी जिस तरह से दिख रहा है, जैसा दिख रहा है कि जिससे किसी को एक लक्ष्य नहीं है। और मीडिया की जो भूमिका है मूल तौर पे कि वो जो है नागरिकों के लिए है, नागरिकों की आवाज़ उठाना उसका काम है, और कहीं भी जहाँ कहीं भी गड़बड़ी हो रही है वो सामने लाए। लेकिन आज दिख रहा है कि मीडिया जो है उससे अलग सबके अपने-अपने एजेंडा हो गए हैं। तो क्या मीडिया की कोई नीति है या मीडिया का अपना एजेंडा चल सकता है? जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, लेकिन थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाके कि पिछले एपिसोड में धनंजय जी हम लोगों ने मीडिया पे ओवरऑल बातचीत जी, चर्चा की थी और मुख्य तौर पे संवैधानिक जो व्यवस्था है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, यानी बोलने की आज़ादी की आर्टिकल 19 1 ए और 2 की बात हमने की थी। वो बहस भी बहुत आगे जा सकती है, लेकिन जितना ज़रूरी था हम लोगों ने बात किया। अब मीडिया के बारे में देखिए 3-4 चीज़ें बड़ी मुख्य हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए। एक है कि मीडिया का एथिक्स जो आज हम चर्चा करेंगे, मीडिया के लिए कानून, ब्रीफली चर्चा हमने पिछली बार की थी, लेकिन इसको और एक्सपैंड करके हम करेंगे कि कानून कैसे बदले गए, क्या कानून दुनिया के दूसरे मुल्कों में है और हमारे देश में क्या कानून है, ये कानून पे बात करेंगे। मीडिया का जो अर्थशास्त्र है उस पे बात करेंगे। जी, और आज हम बात करेंगे जो आपने सवाल उठाया कि मीडिया जी, का एथिक्स पे। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि एक बहुत शर्मनाक अ, हादसा सामने आया है मणिपुर को लेकर ही, जिसमें कि अ, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया, उनमें से एक का बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार हुआ, वीडियो बनाए गए। 4 मई की घटना अब आई सामने और उसको लेकर पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत क्रिप्टिक और बहुत ही टेढ़ा-मेढ़ा बयान आया, उसमें सीधा बयान नहीं आया। उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात भी कर दी, मतलब गंभीर मामले का सामान्यीकरण कर दिया उन्होंने, आम सामान्यीकरण मामलों कर को। दिया। जी, तो इसके बीच में मीडिया की रिपोर्टिंग, तो आपको दोनों तरीके का सच दिखाया गया कि मीडिया के एक बड़े छोटे हिस्से ने वहाँ जाकर उन लोगों से बात करके भी एक रिपोर्टिंग की है। और मीडिया के ज़रिए हमको मालूम पड़ा कि उनमें से एक का पति जो है वो फौज में था, करगिल की लड़ाई में था, आईपीकेएफ में था श्रीलंका में। तो और दूसरा एक जो भयानक जो चित्र सामने आया, जिस तरफ मोदी जी ने इशारा कर दिया था, वो एएनआई के मार्फत सामने आया। जी, एएनआई ने एक ट्वीट किया और उसमें से एक आरोपी को मुसलमान बता दिया और अ, अब उसका नाम जो है वो हीरोदास मैतई है सब अब्दुल बता दिया उसका नाम, और उसको बिल्कुल। अब्दुल बता दिया उन्होंने, मुस्लिम जी, बता दिया। फिर जी, वो ट्वीट इनको डिलीट करना पड़ा और उसकी माफ़ी मांगी। देखिए, ये कोई, मैं मुझे ये मानना हो सकता है कि ये भूल हो,
लेकिन ये भूल पहली बार नहीं हुई है, ये लगातार ये मीडिया ऐसा कर रहा है। तो जो मीडिया के और उसका एक लाइन ऐड कर देता हूँ कि और उसका खामियाजा ये होता है कि वो तो डिलीट कर दिया, और लेकिन एनडीटीवी में ने भी डिलीट कर दिया, उसने भी दिखाया था, तो अपने ब्लॉग पे भी डाला था, लेकिन उसका ये होता है कि जो आपने ट्वीट किया है वो तब तक लोगों के पास जा चुके होते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो फलाना फलाना है वहां से फिर बटना शुरू हो जाता है और बढ़ता रहता है, वो मैसेज खत्म नहीं हुआ, वो वीडियो खत्म नहीं हुआ है। और एक हुआ कि वो बताया, मैं एक लाइन और बोल दूं कि जो है मणिपुर की पुलिस ने कहा कि वो जो जिस व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया अब्दुल का, वो दूसरे किसी केस में दूसरे जिले में पकड़ा गया था, उसको यहाँ ब्लेंड कर दिया, मिला दिया। जी वही जो आप बात कह रहे हैं कि उसका स्क्रीनशॉट मौजूद रहता। अब स्क्रीनशॉट वो लाखों करोड़ों में फॉरवर्ड हो चुका होगा, उसको जितना जहर समाज में बोना था वो बोल दिया। अंदेशा ये कि ये इंटेंट भी रहा होगा, ये मंशा भी रही होगी, क्या पता। तो जो और मीडिया का जो स्वरूप है इस वक्त वो ये है कि इसकी अगर आप तुलना करें कोई हाल फिलहाल के इतिहास में, मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नहीं जाना चाह रहा हूँ अभी, मैं 1996 की बात कर रहा हूँ, रवांडा में जी बिल्कुल ऐसे ही वो मीडिया बना और वहाँ पे एक जनजाति को निशाना बना के और उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हुआ, और उस प्रोपेगेंडा का नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग मारे गए जेनोसाइड में। बहुत बुरा, मतलब आधुनिक इतिहास की सबसे शर्मसार होने वाली घटना थी। हमारा मीडिया उसी रास्ते पर चल पड़ा, एक मीडिया का बड़ा हिस्सा उस रास्ते पर चल पड़ा। दिन रात वो हिंदू मुसलमान करता है, दिन रात वो इस तरीके की। इसका कारण क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि जी आर्थिक कारण है, बीजेपी पैसा खर्च करती है, सरकार पैसे खर्च करती है। नहीं, ऐसा नहीं। आज का भी अखबार उठा के देख लें तो राजस्थान सरकार के फुल पेज ऐड छपे हैं अखबारों में। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस की जहाँ सरकारें, विपक्ष की सरकारें हैं, वो मीडिया को पैसा नहीं दे रही हैं, उनको विज्ञापन दे रही हैं, वो भी लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन दे रही हैं, लेकिन मीडिया उनकी बात नहीं कर रहा है, मीडिया उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ये मीडिया वैचारिक रूप से इस वक्त आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की रिजीम जो चल रही है और जो लिंच मॉब है, उस लिंच मॉब के साथ है ये। और उसका जो बड़ा कारण है कि मीडिया के अंदर की जो डाइवर्सिटी का ना होना। तमाम सारे सर्वे हुए हैं जिसमें पाया गया है कि 80 to 90% जो मौजूदगी मीडिया हाउसेस में है वो हिंदू अपर कास्ट की है। वहाँ दूसरे लोग हैं ही नहीं, महिलाएं नहीं हैं, बहुत कम है। वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के टीवी चैनल में महिला एंकर्स को देख के आप कंफ्यूज मत होइए, महिलाएं कम हैं बहुत अनुपात के हिसाब से, मुसलमान बहुत कम है, दलित, ओबीसी या ट्राइबल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन 15 साल 10 साल पहले भी नहीं था, लेकिन हुआ ये है कि अब जो हिंदू अपर कास्ट है उसका एक बड़ा हिस्सा जिसको कहा जाए कि डेमोग्राफिक इनसिक्योरिटी का शिकार है और वो शामिल हो गया है। एक किसी किस्म की सामाजिक असुरक्षा है, उसको कहीं कहीं उसकी अंतरात्मा ये उसको कह रही है कि सब कुछ छिनने वाला है, जो कि गलत है। एक अंदेशे पे वो जी रहा है, एक डर पे जी रहा है, और वो डर उसको उस तरफ ले जा रहा है जो नफरत पैदा कर रहा है समाज में, जो दलितों के खिलाफ, जो मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ एक नफरत का माहौल मीडिया बड़ी आसानी से बना रहा है। याद कीजिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ये सिखों के खिलाफ हो गए थे। जब आरक्षण के मुद्दे पर SC/ST एक्ट के मामले पर भारत बंद हुआ था तब ये दलितों के खिलाफ हो गए थे। या हाथरस में रेप होता है तो उस तरीके से उद्वेलित नहीं होते जिस तरीके से दिल्ली के निर्भया कांड में हुए थे। तो ये मीडिया एक साइड ले चुका है अपनी,
अब जहाँ तक एथिक्स का मामला है, देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं। भारत में एथिक्स मीडिया के अंदर फॉलो नहीं किए जाते हैं। ऐसा कोई ब्लू बुक नहीं है किसी मीडिया हाउस में। आप अनम्यूट करें अपने आप को। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो दर्शकों के लिए बता दीजिए कि मीडिया के एथिक्स हैं क्या, क्योंकि वो पता हाँ, नहीं है लोगों को। हाँ। जी। देखिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उसकी, और वो आपको वो लिस्ट, आपको एक उसकी जो गाइडलाइन है, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसमें कि 2 समुदायों के बीच में आपको विवाद नहीं खड़ा करना है, पहचान नहीं बतानी है, अपना काम ईमानदारी से करना, जो जो आम फहम जो होते होते हैं। मान्यताएं हैं जी। जी। एक मीडिया के बारे में, वो सारे कुछ हैं उसमें। पब्लिक रिलेशंस को केयरफुली देखना है कि कहाँ से आ रहा है, कोई साइड नहीं लेनी है, निष्पक्ष रहना है, ये सारी बातें हैं। पत्रकारों के लिए भी बातें हैं कि पत्रकार बहुत सारी चीज़ें क्या फॉलो करें। तो हम लोग फॉलो करते रहे, हमारी जनरेशन के जो लोग थे वो फॉलो करते रहे, और हम लोगों को बताया भी जाता था। हमारी, और जब तक मैं संपादक था तो मैं अपने स्टाफ की या अपने जो एडिटोरियल टीम थी हमारी, उनकी मीटिंग लेता था, और उस बैठक में बहुत सारी बातें एथिक्स की आती थी, रोजमर्रा के एथिक्स की, कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसका नाम नहीं देना है। या मान लीजिए कोई कहीं दंगा हो रहा है, वो कोई रिपोर्टर जा रहा है, तो मैं पर्सनली उससे बात करता था। और इस तरीके की जो बातें हैं वो अब शायद नहीं हो रही हैं न्यूज़ रूम के तो अंदर। उसकी वजह जो है क्या लगती है आपको? चूंकि चूंकि पहले जो हमने भी जब पत्रकारिता शुरू की थी, मैं आपसे एक बात की ही पीढ़ी का हूँ, तो जब पत्रकारिता शुरू की थी तो हम लोग कहीं ट्रेनिंग लेकर के नहीं आए थे, पत्रकारिता का कोर्स करके नहीं आए थे। लेकिन आज तो बाकायदा जर्नलिज्म का ढेर सारा कोर्स होता है, यूनिवर्सिटी करवाती है, प्राइवेट संस्थान करवाते हैं, और बाकायदा कोर्स है उसका। तो क्या वो कोर्स में वो बतलाते नहीं हैं, या जो मीडिया के संपादक हैं, जो अखबार के, या वो उनको खुद ही नहीं पता है, या वो कहीं जो आपने कहा कि सामंतवादी सोच में पड़ गए हैं और उनको डर लग रहा है कि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं कहीं उनके ही सब छीन ना जाए। तो क्या उसकी वजह लग रही है, क्यों ये नहीं, नहीं हो पाता? कोर्स में बिल्कुल है, पढ़ाया जाता है। अब उसके बाद उनको ये भी बता दिया जाता है कि जो पढ़ाया गया वो कुछ काम नहीं आएगा, अच्छा। ये भी बता ओके। दिया था। तो अब जी। आप देखिए कि ये जो स्थिति है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली में एक एक अवार्ड होता है, मीडिया अवार्ड। कुछ साल पहले मैं उसकी जूरी में था, मेंटर था जूरी का। तो उसका दिल्ली के एक होटल में अवार्ड दिए जा रहे थे, तो एक बड़े टीवी चैनल के संपादक और एंकर वहाँ पे थे हमारे साथ। वो चीफ गेस्ट थे और मैं जूरी का हेड था। तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि ये जो यहाँ पे फैकल्टी बैठी हुई है मीडिया हाउस, मीडिया स्कूल्स की, इनको मीडिया इंडस्ट्री के हिसाब से अपने कोर्स में बदलना चाहिए। तो मेरा जब बोलने का वक्त आया तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल मत बदलें, क्योंकि जो मीडिया की गुड प्रैक्टिसेस है वो आप बता रहे हो, न्यूज़ रूम उससे हटा है। तो क्या मतलब मीडिया स्कूल क्या पढ़ाएंगे कि आप पैसे लेके विज्ञप्तियां छापो, आप नीरा राडिया का डिक्टेशन ले लो। मीडिया स्कूल ये पढ़ाएंगे क्या? मीडिया स्कूल पढ़ाएंगे कि सांप्रदायिक हो जाओ, हिंदू मुसलमान करो टीवी कैमरे के सामने बैठकर। मीडिया स्कूल ये नहीं पढ़ाएगा। तो मीडिया स्कूल का जो आइडियलिज्म है वो न्यूज़ रूम तक आते आते धुल जाता है, और उसकी तमाम सारी वजह हैं। एक बड़ी वजह जो मैंने बताई वो ये है, तो कि अचानक देखिए कि मीडिया ने सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया। मीडिया ने विपक्ष से सवाल पूछना लाजमी शुरू समझा कर हुआ है। दिया। जी। हिंदू मुसलमान रोज चल रहा है, सरकार को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो सरकार के, स्टेट के वो क्राइसिस मैनेजर बन गए।
स्टेट बहुत पावरफुल होता है। स्टेट को आपकी ज़रूरत नहीं है क्राइसिस मैनेजमेंट की, उसके पास सब कुछ है क्राइसिस मैनेज करने के लिए। उसके पास पुलिस है, उसके पास पीआईबी है, उसके पास दूरदर्शन है, उसके पास ब्यूरोक्रेसी है, तंत्र है पूरा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है। स्टेट अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, आपकी आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम करें। तो एक तो ये, दूसरा चीज क्या है कि देखिए जो लिखित तौर पे मीडिया के एथिक्स हैं वो सिर्फ एक ही अखबार में है यहाँ पे, और दूसरे अखबारों में नहीं है। और कुछ व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को आपको संभालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना एग्जांपल दूं कि 80 के दशक में अपने पिताजी के पैसे से मेरे नाम से स्टॉक मार्केट में पैसे लगे हुए थे, और उसके बाद मैं अखबार में आया और पहला जो काम मुझे दिया गया वो स्टॉक मार्केट की रिपोर्टिंग का दिया गया। उस वक्त कानपुर स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करता था। अच्छा। मैं स्टॉक मार्केट के दरवाजे पर घुसने से पहले अपने सारे शेयर्स निकाले, वो अकाउंट बंद किए, और तब से आज तक मेरे पास 1 रुपए का भी किसी कंपनी के स्टॉक नहीं है। तो ये आपको अपने ऊपर भी लागू करना होता है, ये कोई आके बताएगा नहीं आपको जी। और तो ये, जैसे मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको, अमेरिका की बात है कि अमेरिका में 2 पत्रकार उन्हीं स्टॉक्स पे लिख रहे थे, उन्हीं शेयर्स के बारे में लिख रहे थे जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट भी था। अब पता लगा तो केवल नौकरी से नहीं गए, उनका एक्रीडेशन खत्म कर दिया गया, वो पत्रकारिता उनको छोड़नी पड़ गई। ये पब्लिक को बतला दे, जो हमारे दर्शक हैं उनको बतला दे कि जो अभी सर ने बोला एक्रीडेशन खत्म कर दिया गया, उस एक्रीडेशन जो है वो सरकारी मान्यता होती है, ये पत्रकार हैं और सरकार के जो कार्यक्रम होता है उनमें बुलाया जाता है। जी। तो ये कुछ बातें जो हैं, शुचिता जो है, इंटीग्रिटी है पेशे के प्रति, वो आपको खुद अपनानी पड़ती है। सोचना पड़ता है कि जैसे जब आप कहीं भी हैं, बाजार में हैं, आप किसी मॉल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में, और जैसे ही सामने वाले को पता चलता है कि आप पत्रकार हैं तो आपको थोड़ा सम्मान से देखता है। जी जी। लेकिन तो भाई साहब आप, जी आप जो बोल रहे हैं उसमें तो एक आता है कि भाई आपकी अपनी नैतिकता, जैसा आपने जो बयान किया अपने बारे में शेयर बाजार में कि देहरी पे चढ़ने से पहले अपने सारे शेयर बेच दिए, लेकिन ये जो आज का जो दौर है, जो आपने पहले भी कहा कि असुरक्षा है, सामाजिक असुरक्षा हमारे देश में बहुत ज्यादा है, और एक आपाधापी है, सबको लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं ज्यादा ईमानदारी पे चला, क्योंकि जिस तरह से देश में माहौल बना हुआ है पिछले कई सालों से कि लगता है कि ईमानदार आदमी, या जो आप अगर रसूख का फायदा नहीं उठा लेते हैं, मौके का फायदा नहीं उठाते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, इस तरह का भाव है हर जगह। और इसको कैसे प्रमोट किया गया है ये तो आपने इस पर चर्चा की, और भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक है कि प्रेस काउंसिल भी है, जिसको आपने कहा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके पास एथिक्स लिखे हुए हैं उसकी वेबसाइट पे, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको पीसीआई भी कहते हैं, उसके पास तो कई सारे अधिकार हैं, और उसके पास अधिकार है कि कोई पत्रकार या कोई अखबार अगर अब एथिक्स को नहीं निभाता है, उसको तोड़ता है, तो उस पर कार्रवाई करे, 1 लाख का जुर्माना उससे वसूल करे। और हम ये भी पढ़ रहे थे कि जो पीसीआई जो आदेश देगा उस पर आगे की अदालत में भी आप उस पर बहस नहीं कर सकते, अदालत नहीं जा सकते, इस तरह की कोई पाबंदी भी है। तो उसके बावजूद ये कैसे हो रहा है, वो क्यों पीसीआई प्रेस काउंसिल की धनंजय जो बनावट है वही एक सवालिया निशान खड़ा करती है, क्योंकि वहां मालिक भी है मीडिया के। अब जैसे एक है न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन टेलीविजन की, वो टीवी चैनलों के मालिकों की संस्था है, एनबीए जिसको कहते हैं, एनबीए, एनबीए, जी। वो टीवी चैनल के मालिकों की संस्था है। तो मालिक तो व्यवसायिक नफा नुकसान देखेगा। ऐसे ही आईबीएफ है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन, ये टीवी चैनलों के मालिकों की संस्थाएं। उसके बाद आप देखिए कि टीआरपी की अगर मैं चर्चा करूं तो बीएआरसी बना, जिसमें अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार भी हो गए थे उसके एक स्कैम में। तो अब जो बीएआरसी है वो 12 मेंबर की बॉडी है, एक कंपनी है, उसमें 3 पार्टनर हैं,
उसमें 2 पार्टनर तो एडवर्टाइजिंग वाले हैं और तीसरा पार्टनर आईबीएफ है, जो कि मालिकों की संस्था है। तो उसमें पत्रकार या कोई एकेडमिशियन या कोई है ही नहीं। और जब ये बन रहा था, तब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में जब वो थी सुषमा स्वराज? नहीं, सुषमा स्वराज नहीं, अंबिका सोनी थी। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस का। अंबिका सोनी से मिलके मैंने कहा भी उस वक्त कि देखिए, हम पत्रकारों को तो रखिए इसमें कुछ एकेडमिशियंस को रखिए ना, कि टीवी चैनल तो घर घर जा रहा है, तो उसका समाज पे प्रभाव है। तो और अखबार, टीवी चैनल के जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स हैं इंटरटेनमेंट के, और जो न्यूज़ के लोग हैं, इनको रखिए आप, इनका स्टेक होल्डर है। दर्शकों की तरफ से किसी को रखिए आप, सामाजिक जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको रखिए। उन्होंने जो बनाया वो ये बनाया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें या तो विज्ञापनदाता है या टीवी चैनलों के मालिक हैं। तो फिर वो क्या टीआरपी का सिस्टम बनेगा? यही बनेगा जो हो रहा है। जी, तो जी। इसलिए बड़ी खामियां हैं कि हमारी सरकारों ने भी इसमें जो इंटरवीन करना चाहिए था वो नहीं किया। ठीक है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, ना बनाना चाहिए, कि जो कंटेंट को प्रभावित करे। तो फिर इसको जो है, इसको रोकने का क्या तरीका दिखता है कि एथिक्स वापस लौटे पत्रकारिता का? वो क्या इसका उसका देखिए एक आप क्या तरीका रास्ता? है, इसका एक तरीका है। इसका तरीका क्या है कि देखिए, इंटरनल मैकेनिज्म फेल हो गया है। इंटरनल मैकेनिज्म, चाहे वो जिसका मैं सदस्य रहा हूँ, बीईए, उसने काम नहीं किया, प्रेस काउंसिल ने काम नहीं किया, कोई भी इंटरनल मैकेनिज्म नहीं काम कर रहा है। एक एनबीएसए नाम की अथॉरिटी है, एनबीडीएसए नाउ, अब वो उसका नाम हो गया न्यूज़ ब्रॉडकास्ट डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। अब जिसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, अभी जस्टिस सीकरी उसके अध्यक्ष हैं। अब वो, उसमें इक्का दुक्का मामले हैं जो कहीं गए हैं, जैसे मान लीजिए गौहर रजा साहब का मामला था, वो जी न्यूज़ में, तो जी न्यूज़ ने उनकी एक नज्म को बता दिया कि वो पाकिस्तानी है। वो गए वहाँ पे, उससे फाइन करवाया, टीवी चैनल पे चलवाया माफीनामा। जी। तो अब गौहर रजा साहब तो ने परस्यू किया इसको, हर आदमी परस्यू नहीं कर पाता। तो ये सब है सिस्टम, लेकिन सिस्टम में बड़ी खामियां हैं। इंटरनल मैकेनिज्म फेल हो गया, क्योंकि इंटरनल मैकेनिज्म कौन दिखाएगा? जब चौकीदार ही अगर चोर होगा, अब वो सही बात। संपादक है जो सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान कर रहा है, और वो कोई एथिक्स कमेटी में है, तो वो क्या सजा देगा? क्या उसका पक्ष होगा? वही पक्ष होगा जो दिन भर करता है वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भाई साहब। तो ये जो इसका इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन इंग्लैंड से आया था, क्योंकि सरकार कोई कानून बनाएगी तो वो होगा कि सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा, सेंसरशिप आएगी, क्या चलाना क्या नहीं चलाना। जैसे डिजिटल मीडिया में सरकार कई बार कोशिश कर रही है, या जो सोशल अभी मीडिया चल रहा पे है, जो कर अभी रही है, भारत में भी चल रहा है, जो अभी भारत में चल रहा चल है, रहा अघोषित तौर पे। अघोषित चल रहा है। तो वो भी सरकार के, अगर वो नियमता होगा तो एकदम ही सेंसरशिप हो जाएगी। तो सेंसरशिप से बचने के लिए, देखिए, इंग्लैंड में एक मामला उठा था, जब मुर्डॉक के अखबार ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था, और उसको लेके वहां बहुत हंगामा मचा, अखबार बंद भी हो गया। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड मुर्डॉक का अखबार था, लेकिन उसकी जांच के लिए एक लिविसन कमेटी बनी। वो लिविसन कमेटी ने एक सोल्यूशन दिया। वो सोल्यूशन दिया कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो, कानूनी संस्थान हो, लेकिन वो मीडिया के संपादकों के या मीडिया के स्टेक होल्डर्स के हाथ में हो। वो एक सोल्यूशन है जो कि भारत में उस पे चर्चा हो सकती है, उसको लाया जा सकता है, कि कोई कानूनी रूप हो और वो ऑटोनोमस हो सरकार से या किसी भी संस्थान से, और उसकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो की जाए, बाध्य करने वाली हो, फाइन दे सके, वो टीवी चैनल के लाइसेंस कैंसिल कर सके। एडवर्टाइजिंग कोड है। अब आप देखिए कैसे ये प्रभावित हुआ है। पहले क्या होता था कि जो अखबारों को विज्ञापन डीएवीपी के या
स्टेट गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से रिलीज होते हैं, लाखों करोड़ों के विज्ञापन होते हैं। एक नेशनल अखबार का फ्रंट पेज का विज्ञापन लगभग 1 करोड़ का होता है। डीओपी के रेट थोड़ा कम होंगे, लेकिन वो बड़ी संख्या में होता है। सरकार तो रोज फुल पेज ऐड देती है, 3-3, 4-4, तमाम मंत्रालय देते हैं, तो वो एक रेगुलर इनकम है अखबारों की। अब डीओपी की और उसके अलावा भाई साहब पेड न्यूज भी चलाए जाते हैं, पेड न्यूज भी चलाए जाते हैं। अब इसको लेकर जब पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ कि पहले डिपार्टमेंट था वो ये काम करता था, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, या केंद्र सरकार के लिए डीओपी करता था ये काम। अब ये काम सेंट्रलाइज हो गया है। अब सीधे पीएमओ या मुख्यमंत्री दफ्तर से ये काम हो रहा है और उसका मिसयूज हो रहा है। अब आप देखिए कि तेलंगाना सरकार का विज्ञापन आपको दिल्ली के अखबार में मिलेगा, दिल्ली सरकार का विज्ञापन आपको, मैं देख रहा था गुजरात में चुनाव हो रहे थे, गुजरात में चुनाव हो रहे थे, तो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का फुल पेज विज्ञापन गुजराती अखबारों में था। इसका कोई औचित्य है? इसका लॉजिक है कोई? तो इसको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा कि इसकी कोई कमेटी हो जी जी, जो कि और उसका कोई एक गाइडलाइन हो, उस गाइडलाइन के मुताबिक पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है, पब्लिक वेलफेयर के जो इश्तिहार हैं वो जाते हैं, नेताओं की फोटो उसमें आना बंद हो। बड़ी बड़ी फोटो में नेता की आती। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा भी था, वो बात वापस लेनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, छूट दे दी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को। अब आप छूट दे देंगे तो प्रधानमंत्री का ही फोटो जाएगा। उसका पर्पस इंफॉर्मेशन देना है उस विज्ञापन का, कि कोई सरकार ने कोई नई नीति योजना लॉन्च की है, वो योजना के बारे में सूचना देनी है। अब वो सूचना नहीं है, वो प्रचार हो गया, और प्रचार के साथ साथ अखबारों को, अखबार के मालिकों को घूस हो गया। वो इसका कोई एक नियम बनना चाहिए कि ये कैसे ये विज्ञापन रिलीज हो। बहुत सारी ऐसी। अब दूसरी एक समस्या क्या है हमारे देश में, और ये हमारे देश में ही है, कि पहले छोटे छोटे अखबार थे, हर शहर का अपना एक अखबार होता था। अब क्या हुआ है कि सारे अखबारों के छोटे छोटे शहरों पे एडिशंस आ गए। इस पे कोई नियम आना चाहिए कि आप कहाँ पे एडिशन अपना लॉन्च करोगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का पुणे एडिशन भी है, नागपुर एडिशन भी है, बॉम्बे एडिशन भी है, और पता नहीं कितने होंगे महाराष्ट्र में ही। और इसमें छोटे मारे जाते हैं, इसमें छोटे मारे जाते हैं। उनके पास बड़ा नेटवर्क है मार्केटिंग का। अच्छा, सरकार को सूट करता है। सरकार को 25 अखबार के मालिकों से अगर बात करनी होगी, और उसमें से 4 जो है अखबार जो है उसके खिलाफ लिख रहे हैं और नहीं मान रहे हैं, सरकार के लिए आसान है कि उसको 3-4 परिवारों से बात करनी, कोई गुप्ता से, कोई गोयनका से, कोई जैन से, कोई बिरला से, हो गया काम उसका। देश भर का मीडिया उसके कंट्रोल में है। तो ये मल्टीपल एडिशंस, और ये मल्टीपल एडिशंस केवल भारत में है, अमेरिका में नहीं है। देखिए, अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स वॉशिंगटन से नहीं छप सकता, वॉशिंगटन पोस्ट बोस्टन से नहीं छप सकता, वॉशिंगटन से छपेगा। वॉशिंगटन पोस्ट वॉशिंगटन में ही अपना न्यूज चैनल नहीं ला सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क राज्य में अपना टीवी चैनल नहीं ला सकता, रिस्ट्रिक्शंस है वहां पे। अभी हमने देखा अडानी को बिक गया एनडीटीवी, अमेरिका में नहीं बिक सकता ऐसे। अमेरिका में नियम फर्क है टीवी चैनल के, क्योंकि वो ये मानते हैं कि टीवी चैनल कोई बिस्कुट बनाने की कंपनी नहीं है, ये पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करती है, इसके खरीदने बेचने के नियम दूसरे होने चाहिए जी। तो वो खरीदने बेचने के नियम वहाँ दूसरे हैं। वहाँ एक जो है कम्युनिकेशन कमीशन है, वो कम्युनिकेशन कमीशन इजाजत देता है कि कितना % शेयर आप इसमें अक्वायर कर सकते हो, और तब जाके वो खरीद फरोख्त आगे बढ़ती है। हमारे देश में जिसके पास पैसा है वो ले लेगा।
अब आप देखिए कि रीजनल चैनलों में देख लीजिए, कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई ट्रक वाला है, कोई शुगर फैक्ट्री वाला है, कोई कोई माइनिंग वाला है, उसने अखबार चला रखे हैं, अपने मीडिया हाउस चला रखा है। तो जी ये इस पे रिस्ट्रिक्शन, तो ये बहुत बड़ा एक मतलब कई सालों का एक जिसको कहें कि बड़ा भारी कूड़ा घर जमा हो गया है, और उस कूड़ा घर को साफ करने में कई वर्ष लगेंगे, और वो भी तब जबकि सरकार और मीडिया दोनों इसमें पत्रकार खासकर, देखिए मीडिया मालिक नहीं चाहेगा, पत्रकार और सरकार यानी राजनीतिक दल, ये दोनों लोग अगर सचेत होंगे, शिद्दत से काम करेंगे, तो धीमे धीमे रिफॉर्म्स आएंगे। लेकिन ये जी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा जी काम है, और ये बिल्कुल। कूड़े का बहुत बड़ा ढेर जमा हो गया है शहर के बीच में, अब बदबू जी कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा आपने बड़ी अच्छी बात की, और जो आप कह रहे हैं कि कूड़े का ढेर जमा हो गया है और एक नियम बनाना पड़ेगा, और जो हमने एथिक्स बनाए हैं उसका हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, ये भी आपने बताया कि जो एसोसिएशनों में जब जब मालिक ही है तो कैसे वो नियम तय करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक इसको रेगुलेट किया जाए, और इस पे हम दूसरा एपिसोड भी भाई साहब आपके साथ करेंगे। आप अभी कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे कि फिर वेडनेसडे को वापस ये कार्यक्रम करें आपके साथ, पहले ये करके बात करके। तो हम आपका फिर से आभार जताते हैं, और दर्शकों, ये जो मीडिया पे जो हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको अरुचिकर लगे थोड़ा, क्योंकि ये जिस तरह से मीडिया ने कर दिया है कि सनसनी वाली खबरें आपको पसंद आती है, ये कुछ चौंकाने वाली खबरें आपको पसंद आती है। हम उसके इतर कोशिश कर रहे हैं कि खबरें बनती कैसे हैं, खबरों में कितनी मिलावट है, और खबरें कितनी गड़बड़ आप तक परोसी जा रही हैं, इसको समझना ज़रूरी है। इसको अगर नहीं समझेंगे, तो फिर देश में एक जो है अराजकता की स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति आप देख रहे हैं कि मीडिया में है, कि मीडिया के नियम, कानून, एथिक्स सब हैं, लेकिन वो किसी और इंटरेस्ट में नहीं उसका पालन किया जा रहा है, और एक आपाधापी है, और एक गहरी साजिश है इसके पीछे, वो भी आप देख रहे हैं। तो आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही जो है मीडिया से के सबसे बड़े दर्शक हैं। आप जिस चैनल को देखेंगे, जिस प्रोग्राम को देखेंगे, वो प्रोग्राम उतना आगे चलेगा। उसके जो 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 सनसनी वाली खबरें चूँकि आप देखते हैं, उस तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट रहता है, इसलिए उस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती है। तो उस पे आप भी अपना रुख लगा सकते हैं, और आप पसंद कीजिए सही चीज़ें कैसे आए, सही खबरें कैसे आए, और जो गलत खबरें प्रसारित करता हो, उस पे कैसे आप उसका विरोध जताएँ, उसके साथ विरोध प्रकट करें आप। आप उनको सब्सक्राइब ना करें, आप उनकी चीज़ें देखें नहीं, आप उनको खत लिखें, सरकार को चिट्ठी लिखें, उन मीडिया संस्थानों को चिट्ठी लिखें कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके खिलाफ आना पड़ेगा। नहीं तो एक ऐसा समाज बनेगा, जो समाज जो है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो समाज जो है, वो अराजक समाज हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला समाज हो जाएगा। तो इससे बचना और बचाना ज़रूरी है। आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आप ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये ज़रूर हमें बतलाएँ, और हमारे इस कार्यक्रम को अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप दोस्तों, मित्रों, परिचितों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस तरह का अवेयरनेस का कार्यक्रम ज़रूरी है। हम इसी मकसद के तहत, मीडिया का जो रोल है, उसके तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मीडिया अपनी सही भूमिका में आए और नागरिकों को सही रास्ते पे ले जाए, क्योंकि मीडिया का जो है, वो नागरिकों का स्वर है। जिस देश का मीडिया गड़बड़ होगा, सरकार सम्मत मीडिया हो जाएगा, वो देश में नागरिकों के अधिकार जो है, सबसे ज़्यादा बाधित होंगे। तो आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। हम नए कार्यक्रम के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार।